जय हिंद साथियों, मैं विपिन सर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके द्वारा बनाए हुए सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड 10th बोर्ड टॉपर्स पर। जी हां दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आशा और विश्वास है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ईमानदारी के साथ लगे होंगे बाबू। और आज मैं बात करने वाला हूं बेटा आपके हिंदी यानी जो गोधूली बुक है उसके गद्य खंड का चैप्टर नंबर 1 आपके बीच में लाने वाला हूं। यहां से बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपकी परीक्षा की दृष्टि से है बेटा, उसको मैं नहीं बता सकता हूं बाबू। कभी कभी बेटा इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो जी हां साथियों, आज तैयार हो जाइएगा। आज मैं इतनी आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं, इतने अच्छे से समझाने वाला हूं बेटा, आप खुद कहोगे कि विपिन सर इतने सिंपल तरीके से कैसे आप चीजों को समझा देते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपके संस्कृत के 2 चैप्टर करा दिए हैं। टोटल संस्कृत में 14 चैप्टर है, 2 चैप्टर पूरा हो गए हैं। आज आपके बेटा इस बुक में हिंदी में गद्य खंड में 12 चैप्टर हैं और आज मैं पहले चैप्टर की शुरुआत करने चल रहा हूं। जरा आप सोचिए कि अगर आप अभी से हमारे साथ लग जाओगे तो बेटा क्या परिणाम होगा ना। अभी ये मार्च का महीना चल रहा है और पूरे साल भर हम आपके साथ रहेंगे, कई बार रिवीजन करा देंगे बेटा। ठीक है, तो एक बेहतर रणनीति के साथ हमारे साथ जुड़िए बेटा। जैसे मैं आपके साथ लगा हूं, बिना किसी गैप के बेटा प्रतिदिन हम क्लास लेकर के आ रहे हैं साथियों। और इस परिवार पे, इस जो आपने परिवार बनाया है, इस पे 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक, यानी कि 6 बजे और 8 बजे ये प्रतिदिन टाइमिंग होती है बेटा यूट्यूब के क्लास की बेटा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं मेरे साथियों। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग का जो काम मैं दिया हूं उस काम का निर्वहन आप लोग अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। अर्थात आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, शेयर कर दिए होंगे। ये बताने की बात नहीं है बाबू, क्योंकि मैं थोड़ा सा हर शिक्षक से अपने आप को अलग समझता हूं। क्यों? क्योंकि अलग आप लोगों ने बनाया है। आप लोग ही कहते हैं विपिन सर हम लोगों ने शेयर कर दिए हैं, लाइक कर दिए हैं, चैनल से जुड़ चुके हैं। डेली कहने की बातें नहीं होती हैं। अब देखिए बेटा, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है बेटा, ये गद्य खंड का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में क्या बताया गया है और इसके जो लेखक है बेटा ये भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है बेटा? भीमराव अंबेडकर जी इसके लेखक हैं। जरा ध्यान से मैंने कुछ फिगर आपके माध्यम से दिखाया है। बहुत अच्छा फिगर तो नहीं है बेटा, लेकिन समझाने की दृष्टि से ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि आपको किसी न किसी तरीके से अच्छे से समझा दिया जाए। ये देखो बेटा, पहला फिगर क्या कहता है, नाव चलाता हुआ एक व्यक्ति है और ये बाल काटता हुआ एक व्यक्ति है। ये बेटा देखो, ये मिट्टी का बर्तन बनाता हुआ एक व्यक्ति है और ये बेटा आप देख रहे होंगे ये अपने सिर पे ईंट को रख करके मजदूरी कर रहा है बेटा। ये आखिर ये सब फिगर मैंने क्यों आपके बीच में दिखाया? दिखाने की क्या आवश्यकता थी बाबू? लेकिन आइए मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। अगर मैं बताऊं आपको, इस पाठ का नाम ही क्या है, श्रम विभाजन। पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बहुत ईमानदारी के साथ सुनना, मैं इस क्लास की पीडीएफ आपको पीडीएफ वाले सेक्शन में दिलवा दूंगा। पीडीएफ वाले सेक्शन मतलब आपको एप्लीकेशन बोर्ड टॉपर्स का डाउनलोड करना होगा, वहां पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अभी केवल आपको हमारी बातों को सुनना है बहुत ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, कहते हैं बेटा श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या होती है। श्रम का मतलब क्या होता है, जरा आप बताएंगे कोई हमको? श्रम का मतलब होता है कार्य, श्रम का मतलब होता है कार्य और विभाजन का मतलब होता है बांटना। विभाजन का मतलब होता है बांटना बेटा, यानी कार्य को बांटना। जाति प्रथा मतलब होता है जाति के अनुसार। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा, हमारे भारत में मतलब कि विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां हैं बेटा। अब उसमें से बेटा कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई बनिया है, मतलब इस तरह से जातियां हैं। ये बात बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों लिखा है, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार से आते हैं, एक निम्न परिवार से आते हैं प्यारे साथियों। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने समय में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो इन्हें शिक्षा ग्रहण करने पर रोका जा रहा था। क्यों बेटा रोका जा रहा था? क्योंकि उस समय हमारे यहाँ क्या प्रचलन था कि जाति के अनुसार आदमी को काम दिया जाता था।
जाति के अनुसार काम दिया जाता था। यानी कि ये कहा जाता था कि अगर आप जो हैं नाविक के घर पैदा हुआ है, अगर आप मल्लाह के घर पैदा हुए हैं, तो आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है। अगर आपके दादाजी, अगर आपके पापा जी, अगर आपके जो बड़े बुजुर्ग थे वो जिस पेशा को अपनाए थे वही पेशा आपको करना है। बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, वो कितना भी होशियार हो, लेकिन उसको दूसरा काम करने की इजाजत हमारा ये भारतीय समाज नहीं देता था। तो जी हाँ साथियों, और ये बेटा इतना ही नहीं, अगर किसी आप जो बाल काटने वाले के घर पैदा हुए हैं, अगर आपके दादाजी, दादा के पिताजी, आपके पिताजी अगर बाल काटते हैं, तो आप भी कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन आपको क्या किया जाता था, पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता था कि आपको बाल काटना है। बेटा यही ही नहीं बेटा, अगर आपका जन्म जो है किसी कुम्हार के घर हुआ है या किसी ऐसे मजदूर के घर हुआ है कि जहां पे आपके पिताजी मजदूरी करते हैं, दिन में वो क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, फरसा चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, घर बनाते हैं, तो बच्चे को भी इसी प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता था। समाज उसको इजाजत नहीं देता था कि वह अपने मनपसंद कार्य को कर पाए। यही हाल बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के सबसे आखिरी संतान होते हैं बेटा, लेकिन एक दलित परिवार में होते हुए भी इन्होंने शिक्षा के लिए जी जान लगा दिया। शिक्षा से इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेम किया। इन्होंने ही कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ताकतवर होता है। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब कॉलेज में जाते थे, उन्हें क्या किया जाता था, नीचे बैठने के लिए मजबूर किया जाता था, उन्हें क्लास से बाहर बैठाया जाता था, उन्हें जो मटका होता था पानी पीने के लिए उन्हें नहीं छूने दिया जाता था। ये सब उनके साथ भेदभाव होता था। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो निम्न परिवार में जन्म लिए थे, एक निम्न परिवार से, एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। बात समझ पा रहे हैं? तो यही पाठ का नाम है क्या बच्चों? यही पाठ का नाम है श्रम विभाजन, जाति प्रथा। जब ये मौका मिला, जब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना संघर्षों को झेलते हुए और उन्होंने क्या किया भैया, डॉक्टर की उपाधि ली बेटा, उन्होंने पीएचडी की, मतलब उन्होंने यहां ही नहीं उन्होंने विदेशों में भी शिक्षा ग्रहण की। और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने पहला पाठ यही लिखा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनका मतलब ये था कि श्रम विभाजन कार्य को नहीं बांटना है, जाति प्रथा जाति के अनुसार। कहीं जाति देख करके आप किसी व्यक्ति को कार्य नहीं देंगे, किसी पुरुष को, किसी महिला को कार्य नहीं देंगे। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात का विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मान लो अगर कोई बच्चा बहुत तेज है, वह इंजीनियर बनना चाहता है, वह डॉक्टर बनना चाहता है, वह मास्टर बनना चाहता है, वह वकील बनना चाहता है, वह जज बनना चाहता है, लेकिन अब ये जो अगर आप उसकी जाति देख करके, उसके पिताजी की जाति देख करके, उसके पिताजी के कार्य को देख करके अगर आप इस प्रकार का बंटवारा करेंगे तो बच्चा बेरोजगार हो जाएगा। ये कैसे बेरोजगार होगा? इन सभी बातों को बेटा इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और एक एक बातों को समझाऊंगा। पहले आप जानते हो बेटा, इस पाठ से आपको लेखक के बारे में पढ़ना होता है। लेखक के बारे में पढ़ने के बाद प्यारे मुन्ना आपको पूरे पाठ को समझना होता है। दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक सब्जेक्टिव प्रश्न बनता है और एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। बात समझ पा रहे हो? उम्मीद करते हैं बेटा कि आप लोग क्या कर रहे होंगे, चीजों को शेयर कर दिए होंगे और सारी बातें समझ गए होंगे। तो एक बार बेटा दिल वाला इमोजी भेजना कि इस पाठ में क्या बताने वाला हूं भैया, इस पाठ का मतलब क्या था, कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब जान गए तो ये दिल वाला इमोजी भेज करके हमको बता देना कि सर अब थोड़ा सा आगे चला जाए, हम लोग जान गए हैं। ठीक है, हम लोग जान गए हैं गुरुजी। तो ये बेटा देखो मैंने डॉक्टर की फोटो लगाया है, ये आपके बेटा हमने मास्टर की फोटो लगाया है। ठीक है, एक टीचर्स की। आइए हम लोग भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि जो आपको बोरिंग महसूस हो।
बहुत बढ़िया। खुशी जी, सोनी जी, सारे बच्चों का दिल आ गया है बच्चों। राजकिशोर जी, अब बेटा सुनिएगा, मैं आपको बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको वही चीजें पढ़ाऊंगा भैया। क्या भैया? वही चीजें पढ़ाऊंगा लेखक के बारे में जो हूबहू पूछा जाता है। और मैं इसके अंत में बेटा जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूं वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, उसके लिए आपको चिंता एकदम नहीं करना है। जरा पहली बात को ध्यान से सुनना लल्ला, जरा पहली बात को ध्यान से सुनना। आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा भैया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये कौन सी विधा है। अगर बेटा आपसे विधा की बात पूछ लेता है, कौन सी विधा है बेटा, तो जरा आप बताना। ये विधा अगर आपसे कह दे तो इसमें आप निबंध बता देना। क्या बताना भैया? इसमें आप निबंध बता देना। ये कौन सी विधा है बेटा? ये निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ये आपका एक निबंध है, इस बात को जानते रहिएगा भैया। और अगला क्वेश्चन पूछता है इसके लेखक कौन होंगे बेटा, ये पहला क्वेश्चन पूछेगा आपकी परीक्षा में। दूसरा क्वेश्चन पूछता है लेखक कौन है, बता देना भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनके अगर पिता का नाम पूछता है तो आप तीसरे क्वेश्चन में बता देना रामजी सकपाल हैं। रामजी सकपाल इनके पिताजी का नाम है बच्चों। और अगर ये चौथा क्वेश्चन पूछेगा माता जी का नाम बताओ, ये भीमाबाई कर देना। भीमाबाई, बहुत ध्यान से सुनना, पीडीएफ में दिलवा दूंगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है बाबू। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको इतना ज्यादा खुशी मिलेगी ना, जब आपके सामने सारे पत्रकार आ जाएंगे, ऐसे माइक्स लगा देंगे, बताओ कैसा महसूस हो रहा है। आपके मम्मी पापा खुशी से झूम जाएंगे, पूरा गांव आपको देखने के लिए तरस उठेगा, पूरा गांव, आप पूरा प्रदेश आपके ऊपर गर्व महसूस करेगा। बेटा उस दिन के लिए पढ़ना है, समझ पा रहे हो बेटा ना? तो बेटा प्यारे मुन्ना ईमानदारी के साथ समझना। अब पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताओ लेखक के बारे में, पहले बता रहा हूं मैं लेखक के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहां पे? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका स्थान क्या है बेटा, किस स्थान पे जन्म हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। इनकी कौन से परिवार से बिलोंग करते हैं, ये दलित परिवार से बिलोंग करते हैं। उच्च शिक्षा कहां पे प्राप्त किए थे बेटा, ये अमेरिका और लंदन गए थे। कहां बाबू? अमेरिका और लंदन भी गए थे। इनका प्रसिद्ध भाषण कौन सा है बेटा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। प्रसिद्ध भाषण क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 क्वेश्चन। ये 9 क्वेश्चन बेटा हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं तभी कह रहा हूं ना, ये जो ये चैप्टर है बेटा ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला चैप्टर है आपके गद्य खंड का, आपके बुक का बेटा, तो इसको ध्यान से पढ़ना। और आप तो बेटा हमसे अभी से जुड़ गए हो, सोचो मार्च से जुड़ गए हो, और मैं इस सिलेबस को जब 3 से 4 बार बेटा पढ़ा दूंगा, रटवा दूंगा एकदम ना, तो कैसे नहीं टॉपर बनोगे यार। ये संभव ही नहीं है कि तुम टॉपर न बन पाओ। ठीक है, चलिए भैया। अब बेटा पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपके सामने खड़ा होकर पूछ रहा हूं, जरा बताना कि निबंध ये भी श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है। मैं पूछ रहा हूं, आप बताने चलता भैया कौन सी विधा है भैया, ये आप फटाफट कमेंट करके बताओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जरा बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, दलित में, किस परिवार में हुआ था, ये दूसरा क्वेश्चन आपका है। तीसरा क्वेश्चन मैं बाबू आपसे पूछ रहा हूं कि इनके पिताजी का नाम क्या है। फटाफट बताते रहो भाई। रामायण जी बता रहे हैं, सपना जी बता रहे हैं, राजकिशोर। और बेटा जब ये वीडियो समाप्त होती है ना, तो जरूर आप परमानेंट जो कमेंट होता है उस परमानेंट कमेंट में अपना नाम जरूर लिखा करिए। मतलब क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट किया करिए बेटा, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूं ना, जब कभी आप हमारे पास फोन करोगे तो आपको परिचय बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपका नाम तुरंत जान जाऊंगा, बहुत सम्मान के साथ जान जाऊंगा बाबू। ठीक है, तो वहां पे बात है। अगर मैं पूछूं बेटा इनके माता जी का नाम क्या था, जल्दी बताना भैया। मैं सबका कमेंट देख रहा हूं भैया, सबका कमेंट। सानवी जी हैं, अनीता जी हैं, राजेश जी हैं, प्रिया जी हैं। माता जी का नाम क्या है बेटा, ये बताना भैया। इनकी मृत्यु भाई अभी अगले स्लाइड पे है। प्रसिद्ध भाषण कौन सा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। ये 9 क्वेश्चन पक्के हो गए हैं, 9 क्वेश्चन पक्के हो गए हैं। मैं अभी अंतिम में, मैं अभी लास्ट में आपके सारे इसके ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा अच्छे से। ठीक है, चलो 9 क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन पूछता है बेटा,
जो इनका भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी रूपांतरण जो किए थे ना, उनका नाम था ललई सिंह यादव। क्या नाम है लल्ला? उसका नाम है ललई सिंह यादव, जो हिंदी रूपांतरण किए हैं। इनका निधन कब हुआ है बेटा? निधन कब हुआ है? 1956 ईस्वी में। कहां पे हुआ है निधन? दिल्ली में हुआ है। कहां पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है। अब बेटा ये क्वेश्चन और पूछता, 9 क्वेश्चन हुए थे ना, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन ये बनता है। क्या बनता है 12 नंबर क्वेश्चन? चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, यानी कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जिनसे भीमराव अंबेडकर बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे, जिनकी बातों से प्रभावित होते थे। वो बेटा 3 व्यक्ति थे, एक बुद्ध थे, एक कबीर थे, एक ज्योतिबा फूले थे। याद रहेगा ना, बुद्ध से बहुत प्रभावित रहते थे, कबीर जी से रहते थे, ज्योतिबा फूले से, इन सब के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते थे। और बेटा ये स्वदेश में क्या किए थे? वकालत किए थे। स्वदेश में क्या किए थे बेटा? ये वकालत किए थे अपने देश में। आइए बात करते हैं इन्हें भैया क्या किए थे? अधिकार और सम्मान किसको दिलाए थे बेटा? ये बेटा अछूतों को, यानी जिसे समाज अछूता कहता था, जिसके साथ समाज भेदभाव करता था, जिसके साथ समाज उठना बैठना रहना नहीं चाहता था, ये अछूतों को सम्मान दिलाएं। ये भाई भारतीय स्त्रियों को सम्मान दिलाएं। भाई पहले क्या कहा जाता था ना, ये बताया जाता था कि आज से कुछ समय पहले अपने दादी को देखिए, अपने मम्मी जी को देखिए, उन सबको शिक्षा के लिए रोका जाता था। समाज में एक ऐसी धारणा होती थी ना, लोग कहते थे भाई तुम लड़की हो, तुम पढ़ के क्या करोगी? लड़के को लोग पढ़ाते थे कि भाई मेरा बेटा है, ये नौकरी करेगा, ये आगे बढ़ेगा, लेकिन लड़की को कहते थे कि तुम पढ़ के क्या करोगी, तुमको तो चूल्हा चौका बर्तन तो ही करना है। लड़की और लड़के के साथ भेदभाव होता था, लेकिन बेटा इन्होंने इस भेदभाव को कम किया, इन्होंने सबको सम्मान दिलाया। इन्होंने कहा कि बेटा बेटी एक समान होते हैं। लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, लड़कियों को अपने भविष्य के लिए सोचने के लिए इन्होंने मोटिवेट किया। तो ये बेटा थे अछूतों के लिए काम किए, स्त्रियों के लिए काम किए और मजदूरों के बारे में सोचे। भाई जो मजदूर, अगर मान लो कि हमारे पिताजी मजदूर हैं, जिन बच्चे के पिताजी मजदूर हैं, तो इन्होंने कहा कि आपका बेटा मजदूरी नहीं करेगा, आपका बेटा अगर उसके अंदर हुनर है, अगर उसके अंदर जज्बा है, तो वह कोई दूसरी नौकरी अपने आवश्यकता अनुसार कर लेगा। तो बेटा ये पूछा जाएगा इन्होंने ये किसको सम्मान दिलाए थे? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों के। चौथा ऑप्शन रहता है कि इनमें से सभी, तो बता देना इनमें से सभी। अच्छा बाबू ये निर्माता किस चीज के थे? भारतीय संविधान के निर्माता थे। क्या थे? भारतीय संविधान के ये क्या थे? निर्माता थे बेटा। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जाति पाति तोड़क मंडल ये कब हुआ था लल्ला? ये 1936 में हुआ था। जाति पाति तोड़क मंडल कब हुआ था? 1936 में। क्या सारी बातें याद हैं? सारी बातें याद हैं भैया? फिर से एक बार देखना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का रूपांतरण कौन किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। निधन कब हुआ? 1956 में। कहां पे हुआ था? दिल्ली में। हमारे साथ आप लोग भी बोलते चलो। चिंतन व क्या बेटा? चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। अपने देश में क्या किए थे? वकालत किए थे। किसको अधिकार और सम्मान दिलाए थे? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को। निर्माता किसके हैं? भारतीय संविधान के निर्माता हैं। जाति पाति तोड़क मंडल कब हुआ भैया? 1936 में। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे एक स्लाइड आपके लिए मोटिवेशन आ गया है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। ध्यान सुनना, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बेटा परिस्थितियां चाहे जैसी है, आपको उससे लड़ना पड़ेगा। जाति पाति तोड़क मंडल बेटा ये होता था, एक सम्मेलन हुआ था बेटा, जहां पे जाति पाति को समाप्त करने की बात की गई थी बेटा। बात समझ पा रहे हैं? जहां पे जाति पाति, ऊंच नीच, ये सब भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई थी। 1936 में सम्मेलन एक हुआ था बेटा,
समझ गए होंगे। तो भाई एक बार दिल वाला इमोजी भेजना कि गुरुजी ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब हम लोग चलते हैं पाठ के बारे में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैं देखो आपकी इजाजत के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता हूं, आपकी इजाजत के बिना मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। जो आपका कमेंट वाजिब होता है मैं उसको उठा लेता हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा होगा बेटा, आप लोग भरपूर समर्थन प्यार दे रहे होंगे और हमें उम्मीद है प्यारे साथियों कि आप लोग स्टेटस वगैरह लगा दिए होंगे, शेयर कर दिए होंगे बच्चों, ऐसा हमको पूर्ण उम्मीद है बेटा। आइए मैं बात करता हूं बेटा, अब पाठ की शुरुआत करता हूं। बहुत ध्यान से पढ़ना, और मैं कहता हूं ना इस पाठ को दोबारा नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। दोबारा केवल प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रैक्टिस कर लेना बेटा, दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊंगा और दोबारा आप भी मत पढ़ना, क्योंकि स्टेट टॉपर का सपना आपका है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर का सपना आप है। आपने अपने भैया पे विश्वास किया है। हिंदी और संस्कृत बेटा जैसे मैं अब तक झंडा गाड़ते चला आया हूं वैसे फिर भी गाड़ूंगा, और मेहनत करोगे आप तो 200 में से 200 नंबर दिलवा दूंगा बेटा। चलो सानवी जी हैं, बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू बेटा। आओ बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या लिखते हैं अपने निबंध में, अब सुनते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं हम लोग। ये कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषक मतलब होता है बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। विडंबना की बात है भैया, ये चिंता की बात है। पहली लाइन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यही कहते हैं, ये लिखते हुए कि यह चिंता की ही बात है, यह विडंबना की बात है, यह समस्या की बात है। क्या बात है कि इस युग में भी, आज इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, अर्थात जातिवाद को बढ़ाने वाले लोगों की कमी नहीं है। खैर आज समय कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो समाज को जातियों में बांटने का कार्य कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं मैं इस जाति का हूं, आप उस जाति के हो। कहें सबसे बड़ी समस्या की बात तो यही है। ये पहले लाइन का अर्थ है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। अब कहते हैं इसके पोषक मतलब जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं वो इसका समर्थन करते हैं, और समर्थन भाई कई आधार पे करते हैं। वो कई चीजों को प्रूफ देने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं एक तो वो भाई जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरी बात उसका कई आधारों पे समर्थन देते हैं। वो कहते हैं भाई जातिवाद सही है। कैसे सही है भाई, जरा सोचिए क्या समर्थन देते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, एक आधार कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। पहला क्वेश्चन बन जाता है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं जो लोग कहते हैं कि जाति प्रथा भाई ठीक है, जातियों में बांट देना ही ठीक है, वो पहली बात पहला प्रमाण तो ये देते हैं कि अगर आपको कार्य में कुशलता लाना है, कार्य में कुशलता का मतलब कार्य को अच्छे ढंग से करवाना है, कार्य में उसको निपुण करवाना है, तो क्या कहते हैं श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन, श्रम मतलब कार्य को बांट दीजिए, यानी जो लोग जातिवाद के पक्ष में हैं वो कहते हैं कि अगर आप कार्य को अच्छे से अच्छा करवाना चाहते हैं तो आप उसे कार्य को बांट दो बचपन से ही। जैसे सपोज करो जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसके पिताजी जो है नाव चलाते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि अगर बच्चे के दिमाग में बचपन से ये बातें भर दी जाएंगी कि तुमको नाव ही चलाना है, तो बच्चा दूसरे काम में मन न लगा करके केवल और केवल नाव चलाने में ध्यान देगा, और जब बचपन से ही उसी काम को करेगा तो वह कार्य में निपुणता आ जाएगी, कार्य में कुशलता आ जाएगी, तो कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर लेगा। इसी प्रकार से वो कहते हैं मान लो किसी बच्चे की, कौन कहता है जो जातिवाद के समर्थन देते हैं, कहते हैं मान लो किसी बच्चे के पिताजी मजदूरी करते हैं, मान लो किसी बच्चे के पिताजी बाल काटते हैं, और उस बच्चे को बता दिया जाए पहले ही कि हे बेटा
तुमको कोई दूसरा काम नहीं करना है, तुमको तो केवल बाल ही काटना है। तो बच्चा पढ़ेगा नहीं भाई, वो केवल जब 8 साल का होगा, 6 साल का होगा, तभी से भाई बाल काटने में ध्यान लगा देगा, तो बाल बहुत अच्छा काटेगा। ये पहला समर्थन देते हैं, लेकिन इससे संतुष्ट भीमराव अंबेडकर जी नहीं है। आगे क्या कहते हैं, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। वो कहते हैं जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। श्रम विभाजन कार्य को बांटना, कार्य को बांटने का दूसरा रूप क्या है, श्रम विभाजन है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये पहला तर्क दे देते हैं भाई जातिवाद के समर्थन करने वाले लोग। क्या पहली स्लाइड को आपने समझ गए बेटा? अगर समझ गए हो, बहुत अच्छे ढंग से जान गए हो अपने भैया की बातों को, एक बार दिल वाला इमोजी भेजना बेटा, क्योंकि मैं सबकी तरह नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एकदम समझा समझा के आगे चलूंगा। और मैं कहता हूं दोबारा आपको इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है बच्चों, दोबारा इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है बच्चों। बताओ बेटा फटाफट एक बार हमको आप लोग, चलो अब सुनते हैं। कहते हैं, अब कहते हैं आगे बेटा, क्या कहते हैं, इस तर्क के संबंध में कुमार ऋषि बाबू, अगर एक बार हमारी बातों को आप ध्यान से सुन लेते ना शुरू से बेटा ना, तो रिपीट करने की आवश्यकता ही न पड़ती लल्ला। मैं उस स्तर से पढ़ा रहा हूं, कमजोर से कमजोर बच्चा समझ जाएगा। प्लीज बाबू, अगर क्लास में शुरुआत से जुड़े हैं आप, तभी कहिएगा रिपीट करने के लिए बेटा, नहीं तो बाबू क्षमा चाहते हैं बच्चों, ठीक है। तो सारे बच्चों का दिल आ गया है। अब अगली बात, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। श्रमिक विभाजन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, हमें सबसे ज्यादा खराब क्या लगता है कि ये जो आपत्तिजनक क्या है कि जाति प्रथा जो है बेटा, वो श्रम विभाजन के साथ साथ जो जातियां हैं वो कार्य को तो बांट ही रही हैं, जबकि मजदूरों को भी बांट दे रही हैं। श्रमिक विभाजन, मजदूरों का भी विभाजन कर दे रही हैं। कहीं ये हमें अच्छा नहीं लगता है। कहीं ये बताया जाता है कि चलो भाई, मान लीजिए कि आप मान लो किसी ऐसे परिवार में हुए हैं जहां पे आपके पिताजी नाव चलाते हैं, नाव आप भी चलाएंगे। पिताजी लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी का काम बच्चा भी करेगा कहें, लेकिन उसको ऊंच नीच भी कर दिया जाता है। समाज उसको कहता है तुम निम्न जाति से हो यार, मैं तुम्हारे यहाँ पानी नहीं पीऊंगा, मैं तो उच्च जाति से हूं। कहते हैं ये श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। कहते हैं श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। कहें मैं मानता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। अगर बढ़िया समाज बनाना है, कार्य में कुशलता लाना है, मैं मानता हूं ठीक है कार्य को बांट दीजिए, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। अस्वाभाविक मतलब जो सही न हो बेटा। आगे चलते हैं, आगे बाबू। अच्छा बेटा, ये आपके बीच में आ गया बेटा, फिर से एक बार आगाज बैच है बेटा 2026 के बच्चों के लिए। जो साथी जुड़ना चाहते होंगे, मात्र 299 रुपए दे करके नवरात्रि ऑफर चल रहा है, उसका लाभ लेंगे साथियों। नवरात्रि ऑफर बेटा चल रहा है, उसके बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इधर उधर भटकोगे बेटा, 299 रुपए कुछ होता ही नहीं है लल्ला। हाँ, चंद्रदेव जी कह रहे सर आपका नाम क्या है बेटा? बच्चों आप लोग बता दो मेरा नाम क्या है बाबू को, शायद पहला दिन आ रहा है बच्चा। बेटा 299 रुपए दे करके आप बोर्ड टॉपर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना बेटा। इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा, वहां से चीजें अपनी तैयारी आप कर सकते हो बेटा। चलो बेटा, पूरे साल भर के लिए 299 रुपए। अब बेटा आगे पढ़ते हैं। जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। ऊंच नीच भी करार देती है। ये अस्वाभाविक मतलब क्या होता है? गलत विभाजन। कहें गलत विभाजन ही नहीं करती है। जो जाति प्रथा के अनुसार विभाजन होता है
वो गलत तो विभाजन करने के साथ साथ जो श्रमिक होते हैं ना भाई, उनको ऊंच नीच दिखा देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। कहें आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाएंगे, लेकिन ऊंच नीच की भावना नहीं है, केवल ये अपने भारत में है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये स्वाभाविक मतलब क्या है? अगर जाति प्रथा को आप श्रम विभाजन मान लें, मतलब जाति को देख करके कार्य का बंटवारा करें, तो ये क्या कहते हैं? स्वाभाविक विभाजन नहीं है। स्वाभाविक मतलब होता है ये सही विभाजन नहीं है, सही बंटवारा नहीं है। वो कहते हैं ये सही बंटवारा नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जैसे बेटा मान लो कि मैं हूं ना, और मान लो हमारे पिताजी अगर मजदूरी करते हैं, और अगर हमको ये कह दिया जाता जब मैं अपने माँ के गर्भ में होता, हमको तभी से लोग डिसाइड कर देते कि भाई ये जो बच्चा होगा ये भी मजदूरी करेगा, लेकिन हमारी इच्छा थी मास्टर बनने की, तो क्या मैं बेटा बन पाता? मैं ना बन पाता, क्योंकि जब बेटा मैं नहीं बन पाता तो यही कहते हैं मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। जाति के हिसाब से उसको मत बांटो कार्य को, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पे, मनुष्य की इच्छा पे निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, चलो। कुशल व्यक्ति, सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। ये बेटा कहते हैं। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत है। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कुशल व्यक्ति का निर्माण हो, हमारे समाज में, हमारे देश में एक कुशल व्यक्ति हो, निपुण व्यक्ति हो, हर क्षेत्र में सक्षम व्यक्ति हो या सक्षम श्रमिक हो, कहन उसे जाति के अनुसार मत बांटो, बल्कि वो कहते हैं क्या करो, बल्कि वो कहते हैं कि उसको, उस व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें, मतलब उसको इस इतना ज्यादा मतलब मोटिवेट करें, इतना ज्यादा उसको प्रोत्साहित करें कि बच्चा अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। मतलब बच्चा जो बनना चाहता है वो बन जाए, किसी के दबाव में ना बने। बेटा मैं उम्मीद करता हूं ना, जितना मैं एक एक चीजों का हिंदी अर्थ मतलब बहुत डिटेल में समझा रहा हूं चीजों को, कोई नहीं समझाएगा। और इसीलिए बेटा जब बच्चा एक बार पढ़ लेता है दोबारा वो कोई वीडियो देखता ही नहीं है, क्योंकि समय क्यों वेस्ट करेगा, फालतू समय क्यों वेस्ट करेगा। चलो भैया, मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं इस निबंध के माध्यम से कि हमारा जो समाज है ना, मनुष्य के प्रशिक्षण यानी जो व्यक्ति है वो कौन सा ट्रेनिंग लिया है, कौन से कोर्स किया है, उसके अंदर क्या हुनर है, और उसकी क्षमता को बिना जाने, बिना व्यक्ति के बारे में जाने क्या कहता है, वो दूसरा दृष्टिकोण अपना लेता है कार्य को देने का। क्या दृष्टिकोण अपनाता है? माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार। हमारा समाज कहता है कि माता पिता जो काम करते हैं तुमको वो काम करना है। अच्छा, पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। कहते हैं ये जो जाति के अनुसार काम दिया जाता है ना, ये काम का बंटवारा ही नहीं करती है, बल्कि मनुष्य को, बल्कि श्रमिक को पूरे जीवन के लिए एक ही कार्य में बांध देती है। समाज उसे ये अनुमति नहीं देता है कि जीवन में आप कोई दूसरा कार्य कर पाओ। अगर आप नाव चलाते हैं तो पूरे जीवन आप नाव चलाओगे, अगर आप बाल काटते हो पूरे जीवन आप बाल काटोगे, अगर आप लकड़ी का काम करते हो, लोहे का काम करते हो, मजदूरी करते हो, तो आप पूरे जीवन ये करोगे। कहते हैं पूरे जीवन एक ही पेशे में बांध देती है। समझ पा रहे हो? आगे
भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। कहें ना, वह पेशा, वह कार्य भले ही अनुपयुक्त हो, भले ही अच्छा ना हो, चाहे आदमी खाने के लिए मर जाए, लेकिन समाज कहेगा तुमको यही करना है। यही बात बेटा उस समय हो रही थी। आज तो थोड़ा स्वतंत्रता मिल गई है, लेकिन पहले जो बातें भीमराव अंबेडकर समय से बेटा ये सब बातें हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये चीजें लिखी। आधुनिक युग में, आधुनिक युग मतलब आज, यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। कहते हैं उद्योग धंधे की बात करें या तकनीक में करें, आज के समय में भाई हर आदमी के जीवन में चढ़ाव उतराव आता है। कभी किसी का काम बहुत अच्छा चलता है, कभी किसी का काम नहीं चलता है। जिसका काम नहीं चलता है भाई वो क्या करता है, अपना ये काम बंद करके कोई दूसरा काम शुरू कर लेता है। लेकिन क्या अगर वो समाज होता, वो समय होता तो दूसरा काम शुरू करने की अनुमति देता? तो आप कहोगे नहीं देता सर। जैसे मान लो कि लॉकडाउन आ गया था बाबू ना, जैसे मान लो कि लॉकडाउन आ गया था बीच में ना। अब जो व्यक्ति मान लो मुंबई में है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, गुजरात में कहां है, अगर वह कोई कार्य कर रहा है, लोग भाग के अपने गांव में आ रहे थे। बहुत सारे लोग भाई क्या करते थे, उस समय केवल मेडिकल चालू होता था और सब्जी की दुकान चालू होती थी। बाकी सब बाल काटने वाले की मैं बात करता हूं, चाहे कहीं मजदूरी करने वाली बात करता हूं, चाहे कहीं पे गाड़ी चलाने वाली बात करता हूं, भाई सब काम तो बंद हो गया था मुन्ना ना, सब कुछ तो बंद हो गया था लल्ला ना, बोलो। लेकिन अगर वो समय पहले वाला होता तो क्या आदमी उस समय जिंदा रह पाता? आदमी मर जाता। लेकिन लोग वहां से बंबई से भाग के आए, दिल्ली से भाग के आए, जहां रहते थे भाग करके आए और उनको जो काम समझ में आया वो काम करने लगे बेटा। तो यही कह रहे हैं कि उद्योग धंधों की प्रक्रिया या तकनीक में निरंतर विकास, कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। अकस्मात मतलब होता है अचानक, अचानक कभी कभी भाई क्या हो जाता है, परिवर्तन। जैसे भाई कोरोना में हुआ था और कभी स्थिति ऐसी आती है बहुत विकास हो जाता है। समझ पा रहे हो मुन्ना, समझ पा रहे हो लल्ला? ये बातें होती हैं। एक बार कितने साथी इस बात को समझ गए हैं, जरा हमको बताना कितने साथी समझ गए हैं बेटा, बताना बेटा। क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूं बेटा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं चीजों को। मैं जानता हूं कि जो बच्चा पढ़ने वाला होगा ना, वो विपिन सर को छोड़ के कहीं जाने वाला है ही नहीं। और प्रतिदिन बेटा 6 बजे क्लास में लेकर के आता हूं और 8 बजे दीपक सर क्लास लेकर के आते हैं। यूट्यूब की टाइमिंग इस परिवार की यही रहने वाली है, परमानेंट जान लेना भैया। चलो भैया, क्यूट गर्ल जी हैं, अंजलि तिवारी जी हैं, प्रिंस जी हैं, राजकिशोर, अरे सब जने शेयर किया हो ना, सब शेयर कर भैया एकदम। मेहनत मार समझ में आवत हो तो ऐसे के कि विपिन सर वाकई बेटा मैं बहुत बनावटी चीजों को नहीं कर पाता हूँ। चलो सपना जी हैं और सालो मिश्रा, सारे बच्चों का भाई दिल आ गया है, इतनी बातें सब बच्चे समझ गए। तब बेटा चलते हैं आगे हम लोग, ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं लल्ला। अब कहते हैं कि अचानक क्या होता है, अकस्मात परिवर्तन हो जाता है उद्योग धंधे में। फिर क्या होता है, फिर आगे क्या लिखते हैं भीमराव अंबेडकर जी, सुनना ध्यान से। जिसके कारण भाई उद्योग धंधा बंद हो जाता है या कभी उतार चढ़ाव हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। पेशा मतलब होता है बाबू क्या, कार्य। अपना कार्य बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह सकता है। कहें प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल मतलब होता है जब परिस्थितियां आपके अनुसार न हो। जैसे मान लो बेटा कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, मान लो बेटा मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं और ऑफलाइन में बच्चे कम हो गए, हमारी कोचिंग नहीं चल रही है और मैं चाहूंगा यार मैं कोई बिजनेस कर लूं अब, लेकिन बिजनेस करने की इजाजत हमको नहीं है। बोलो, हमको केवल और केवल ऑफलाइन पढ़ाना है, तो क्या मैं जी पाऊंगा बेटा? तो केवल और केवल हम मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे।
हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। पैतृक मतलब क्या होता है? पिता का पेशा, पिता का कार्य। हिंदू धर्म का ये नियम है भैया ना, हिंदू धर्म का यह प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा, ऐसे कार्य को चुनने के लिए नहीं देती है। अगर जो पिता करते हैं वही करना पड़ेगा, आप उसमें कितने भी पारंगत हो। पारंगत मतलब होता है निपुण, आप उस कार्य में कितने भी निपुण हो, आप पढ़ने में बहुत तेज हो, नहीं मतलब पिताजी मजदूरी तो तुम भी मजदूरी, पिताजी नाविक तुम भी नाव चलाओगे, ये चीजें होती थी। चलो कहते हैं इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। पूछेगा कि जाति प्रथा भारत में कैसा कारण है, तो बताना प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, ये बता देना बच्चों। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से मुक्त है। ठीक है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। कहते हैं जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर, मनुष्य की इच्छा पर ये निर्भर नहीं है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं मनुष्य की न तो उसमें कोई स्वेच्छा देखी जाएगी, न मनुष्य की कोई रुचि देखी जाएगी। आपका रुचि किसी भी क्षेत्र में हो, आपका इच्छा काम करने को नहीं हो, लेकिन भाई ये जाति प्रथा कहती है श्रम विभाजन आपको करना पड़ता है। ये बेटा कुछ समय पहले होता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बातें लिख रहे हैं ये इनके समय में होता था बेटा, उस बात को लिख रहे हैं। और आज बेटा कितनी चीजें सुधार हुई है ना, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किया, मजदूरों के लिए कार्य किया, अछूतों के लिए कार्य किया। भैया पल्लवी कुमारी सर आज लेट हो गई, कोई बात नहीं बेटा, 1 तारीख से लाइव क्लासेस चलेंगी आपके एप्लीकेशन पे, ठीक है, वहां भी आप लोग तैयार रहिएगा। एप्लीकेशन पे क्लासेस चलेंगी। आप लोगों का स्कूल रहता था बेटा, तो बहुत सारे बच्चों ने फोन किया कि सर स्कूल का टाइमिंग होता है, थोड़ा सा चीजें चेंज कर दीजिए टाइम टेबल। बेटा मैंने टाइम टेबल को भी चेंज कर दिया है, ठीक है, टाइम टेबल बेटा मैंने चेंज कर दिया है। भाई टाइम टेबल चेंज हो गया, कहीं भी हो गया ना भाई, मैंने टाइम टेबल भी चेंज कर दिया है। अब आप स्कूल से आने के बाद चीजों को देख पाओगे, दिक्कत नहीं है बेटा। मैं तो आपके लिए हूं बेटा ना, मात्र बेटा जो बच्चे नहीं जुड़े हैं 299 दे करके बेटा साल भर के लिए जुड़ जाएं बेटा, और अपनी पढ़ाई बेहतर से बेहतर करें बेटा हमारे साथ, बेहतर से बेहतर अपनी पढ़ाई करें बेटा हमारे साथ। आओ बेटा, इससे बेहतर ऑफर कुछ नहीं है। अब देखो बेटा, कहते हैं इस भाई कहां तक हम लोग पहुंचे थे, जरा देखना कि अगर व्यक्ति की कोई रुचि नहीं है, स्वेच्छा नहीं है, तो इसमें कोई स्थान नहीं होता है भाई। जो समाज कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशता बस करते हैं। ऐसी परिस्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू मतलब बिना मन का काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता है और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? कुशलता मतलब होता है निपुणता, कोई मतलब कार्य में निपुणता, कार्य में महानता कैसे प्राप्त की जा सकती है? भाई क्या कहते हैं जरा सुनना बेटा। कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी इस स्लाइड के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज हमारे समाज में गरीबी और उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या नहीं है। गरीबी उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या क्या है भैया? निर्धारित कार्य है। जो कार्य कहें जितनी बड़ी समस्या निर्धारित काम है। कहें जब मान लो कि अगर हमको हमारे हिसाब से आप काम नहीं करने दिए, जैसे मान लो हम ही है बेटा, अपने ऊपर मैं ले रहा हूं, मान लो हम है ना, और हमारे पिताजी मान लो बेटा क्या करते हैं, हमारे पिताजी भैया ऐसा कुछ काम करते हैं, मान लो कि वो पिताजी हमारे किसान हैं, वास्तव में किसान है बेटा, मान लो पिताजी हमारे किसान हैं, पिताजी खेती करते हैं, और अगर हमारे पिताजी को देखते हुए हमारा भविष्य निर्धारित कर दिया जाता पहले वाला,
तो क्या मैं आज मास्टर बन पाता? क्या मैं आज आपको पढ़ा पाता? आप कहोगे नहीं। तो अब बताओ, मेरा मन खेती करने में नहीं लगता है बेटा बचपन से ही, क्योंकि मैं खेती नहीं कर पाता हूं, हमको परेशानियां होती हैं मुन्ना। अब लेकिन समाज ये कहता है कि विपिन तुम खेती करो। और जब ये हम तो क्या बनना चाहते हैं? हम तो अध्यापक बनना चाहते हैं, लेकिन हम तो पढ़ लिख करके हमारा दिमाग बहुत तेज है, हम तो चाहते हैं कि पिताजी ने जो कुछ भी कार्य किया यार छोड़ो, मैं पढ़ लिख करके पिताजी की भी गरीबी दूर करूंगा और अपना भी भविष्य सुधारूंगा। लेकिन समाज हमको रोक रहा है। समाज कहता था कि विपिन तुम विपिन रहो, तुम विपिन सर मत बनो। अब जब हमको खेती करने के लिए कहा जाता मुन्ना, तो क्या मैं खेती कर पाता? नहीं कर पाता। हमारी उसमें अब करता जरूर भाई, पेटवा पालने के लिए हो, इस पेटवा जो पेट है बेटा, इसे पालने के लिए जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसको चलाने के लिए कार्य करना पड़ता। लेकिन हमारी रुचि नहीं है, और जब रुचि नहीं है तो हम टालू काम करते। टालू काम मतलब होता है बिना मन का। हम बिना मन का काम करते, और जब बेटा बिना मन का काम हम करते, जैसे मान लो 30 दिन होता है महीने में, हम अपना पेट भरने के लिए 10 दिन काम कर लेते और 20 दिन बैठते। हम क्यों? क्योंकि हमारा मन तो खेती में कर ही नहीं रहा है, हम खेती कर ही नहीं पाएंगे। हम जबरदस्ती इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमको पेट पालना है। और जब जबरदस्ती काम करेंगे 10 दिन, तो क्या उस कार्य में हम कोई कुशलता प्राप्त कर पाएंगे? क्या कोई निपुणता प्राप्त कर पाएंगे? बात समझ पा रहे हो बेटा? भाई स्लाइड का मतलब आप समझ गए हो, तो एक बार फिर हमको इजाजत दीजिए। विपिन सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि अपना लक्ष्य है कि आज के बाद दोबारा आपको न पढ़ना पड़ेगी चैप्टर, दोबारा आपको ये चैप्टर न पढ़ना पड़े बेटा। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है। निर्विवाद मतलब होता है बिना किसी विवाद के, मतलब बिना किसी विवाद के यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी। चलो भाई बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का भाई दिल आ रहा है एकदम। हिंदी और संस्कृत एसएसटी जो कुछ पढ़ना है बेटा, वो तो भाई यही परिवार में पढ़ना होगा, कहीं भी आपको नहीं चलना होगा। नवीन जी कहाँ चल रहे हो भैया? सर हम चलते हैं, मिलते हैं कब परसों। कहाँ चलते हो? या सपनों में मिलते हैं। भाई मैंने आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट समझ के उठा लिया बेटा, ठीक है, लेकिन ध्यान से पढ़ो। पहले ध्यान से पढ़ो बाबू। मैं अंतिम में सबसे बात कर लूंगा 2-3 मिनट करके, ठीक है, अंतिम में बात करूंगा। कहते हैं यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं जितना मैंने आपको अभी तक साक्ष्य दिया, जितना मैंने बातें बताया, इससे यह सिद्ध होता है बिना किसी विवाद के कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। आर्थिक पहलू मतलब होता है पैसे की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से भी क्या है मुन्ना, आपका जाति प्रथा हानिकारक है। भाई जब हम काम कम करेंगे पैसा कम मिलेगा, जब पैसा कम मिलेगा उसका दोष किसके ऊपर जाएगा? जो जाति प्रथा है, जो हमको जाति के अनुसार काम दिया गया है, इसी के ऊपर दोष लगाएंगे हम। क्योंकि यह स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। अब भाई क्या करते हैं जरा देखना। अब बेटा कुछ स्लाइड और बचे हैं, मात्र बेटा 2 स्लाइड और बचा है, ये पार्ट समाप्त होने वाला है। इसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा। क्या आप टेस्ट में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पा रहे हो? बने रहना बेटा, बने रहना, मैं टेस्ट लूंगा आपका। अभी कहते हैं मैं समस्या के जो समस्या अभी तक मैंने बताया जाति प्रथा, मैं इसके रचनात्मक पहलू को लेता हूं, यानी हमारे हिसाब से क्या सही होगा। मेरे द्वारा, भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुन करके, जाति प्रथा की बुराई सुन करके, कह दीजिए निंदा सुन करके, अभी तक मैंने बहुत बुराई किया। भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं, अगर मैं जातियों के खिलाफ हूं, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? तब कहते हैं कि हमारे हिसाब से आदर्श समाज, अच्छा समाज क्या है?
एक समाज के लिए क्या बेहतर होना चाहिए, ये बताने चल रहे हैं भीमराव अंबेडकर। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। कहन एक आदर्श समाज हमारे हिसाब से वही होगा जिस समाज में स्वतंत्रता हो, यानी देश में रहने वाला, समाज में रहने वाला हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, लेकिन वो स्वतंत्रता का महसूस करे, वो किसी के दबाव न महसूस करे। दूसरी बात, समता मतलब समानता हो, सबको ऊंच नीच की भावना से नहीं देखना है, एक समान भावना से देखना है कि सब भारतीय हैं। और भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारे, और मतलब भाईचारे की भावना हो। जैसे दो सगे भाइयों में प्रेम होता है, वैसे पूरे समाज में प्रेम होना चाहिए भाई की तरह। कहन अगर जिस समाज में ये दिखाई देगा तो अर्थात वही सबसे अच्छा समाज होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? भाई समझ गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या है, समाज, बेहतर समाज वही होगा जहां पे स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा हो। आओ, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। अंतिम स्लाइड बेटा पढ़ा रहा हूं। कहते हैं सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। अबाध मतलब बिना किसी बाधा के, अबाध मतलब बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है, और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। भाई वो कहते हैं जिस प्रकार दूध और पानी का मिश्रण होता है उसी प्रकार से लोग समाज में रहें। भाई दूध पानी का मिश्रण आप लोग जानते हैं? मैं एक कहानी बताता हूं आप लोगों को। कहानी तो आप लोग सुनते होंगे ना बेटा, 1 मिनट बताऊंगा ताकि कभी भूले ना आपको दूध पानी का मिश्रण। भाई आप जानते होंगे दूध और पानी की बात क्यों की गई। जैसा कि आप जानते हैं जब दूध को अगर पानी में मिला दो, एक बार दूध ने कहा पानी से, हे पानी हमसे दोस्ती कर लो। पानी ने कहा हम आपसे क्यों दोस्ती कर लें? दूध ने कहा कि हम जिस कीमत पे बिकते हैं उसी कीमत पे आपको भी बिकवा देंगे। आप हमेशा जानते हैं दूध की कीमत ज्यादा होती है, पानी की कीमत कम होती है, लेकिन जब पानी दूध में मिल जाता है तो वह कीमत दूध की कीमत हो जाती है। दूध ने कहा हम अपनी तरह आपकी भी कीमत बढ़वा देंगे। पानी ने कहा कि अगर हे मित्र, अगर आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो मैं भी आपसे वचन देता हूं कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा। और तभी देखो बेटा, जब दूध को खौलाया जाता है, दूध को गर्म किया जाता है तो सबसे पहले पानी जलता है, दूध बाद में जलता है। तो भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं जिस प्रकार से दूध और पानी का मिश्रण है उसी प्रकार से समाज में लोगों को एक दूसरे के बीच में रहना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही ऐड किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही बेटा कराने चल रहे हैं पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखें। एक बार भेजना कि सर हम लोग पूरी तरह से समझ गए हैं, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए गुरुदेव। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में अब तक पूछा गया है। सानवी जी कह रहे बहुत अच्छी कहानी थी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा बेटा, बहुत अच्छे से समझा, तब आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। बेटा एक बार मैं देखूं कितने बच्चे हमारे साथ हैं बेटा। भाई फटाफट मैं चाहूंगा बेटा जो बच्चे लाइक ना किए हैं उसे लाइक कर देंगे साथियों।
और दिल वाला इमोजी आप लोग भेज रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको देख करके। और मैंने इतने कम समय में पढ़ाया, और ऐसा क्लास बेटा कोई नहीं पढ़ाएगा। आपको कहीं पे इधर उधर भागना नहीं है, आपको परमानेंट हमारे साथ रहना है। मैं अभी से तैयारी करवा रहा हूं और 3-4 बार आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा एग्जाम तक, चिंता मत करना। अभी तो मार्च है बेटा, ठीक है, मार्च है बेटा, ठीक है। और आप मेरे पढ़ाने की तरीका तो देख ही रहे होंगे, फालतू बातें नहीं, एकदम पूरी एनर्जी के साथ, पूरी जोश के साथ भैया। तो बेटा 8 बजे दीपक सर की क्लास है, आप लोग तैयार भी रहना, ठीक है। दीपक सर कितने बजे आ रहे हैं लल्ला? 8 बजे आ रहे हैं दीपक सर। और ये हमारे परिवार की जो टाइमिंग है 6 बजे और 8 बजे, ये प्रतिदिन बेटा यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगी, आपको रहना है। सब बच्चे स्टेटस लगा दिए हो भाई, सब स्टेटस लगा दिए हो, शेयर कर दिए अपने बड़े भैया के लिए। एक बार बताओ, एक बार भैया बताओ, बड़े भैया के लिए लगा दिए हो। और आज मैं बताऊं आप लोगों से, बड़ा हमें हर्ष हो रहा है। अभी आज भी कल भी कई बच्चे फोन किए, तो एक बच्ची कही कि विपिन सर नमस्ते। हमने कहा नमस्ते बाबू, हाल चाल हुआ? तो हमने कहा कि और कितना नंबर आया? तो बताइए कि सर मेरा इतना नंबर आया, 462 नंबर। कितना बताइए? तो हमने कहा अच्छा बेटा, बहुत अच्छा है। तो हमने कहा बेटा किस बैच में जुड़ी थी आप? कहे नहीं सर हम बैच में नहीं जुड़ पाए थे, हम यूट्यूब पे क्लासेस आपकी करते थे गुरुदेव। और मैं ऐसे परिवार से हूँ, ऐसे घराने से हूँ, ऐसे जगह से हूँ जहाँ पे मतलब बहुत समस्याएं होती हैं, पैसे से, गांव देहात के लोग हैं। तो हमने कहा तब बेटा? कहें सर मैं आपकी क्लासेस वहां पे देखते थे और प्रतिदिन मैं क्लास की गुरुदेव, जिसकी वजह से मेरा इतना नंबर आया। और ऐसे कल 3-4 बच्चे और यूट्यूब पे बताएं। बेटा जानते हो, एक टीचर को हमेशा फॉलो किया करो और आप टीचर की पहचान करना सीखो, ये टीचर किस विषय में स्पेशलिस्ट है। मैं चाहूं बेटा मैथ भी पढ़ा दूं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा। मैं चाहूं सोशल साइंस भी पढ़ा दूं इसी पीपीटी पे ला करके, लेकिन हिंदी और संस्कृत वाला क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा। तो मैं क्यों पढ़ाऊं यार? मैं अपने कुछ लाइक के चक्कर में, कुछ व्यूज के चक्कर में पढ़ा तो दूंगा, लेकिन भविष्य आपका खराब होगा बेटा। इसलिए आप पहचान करो कि जिस विषय का टीचर स्पेशलिस्ट हो वहां पे पढ़ो ईमानदारी के साथ, ठीक है। चलो भाई सब लोग शेयर कर दिए होंगे, लाइक कर दिए होंगे बेटा। आओ मैं पहले क्वेश्चन पे आज आपको दिखाता हूं। ये पहला क्वेश्चन क्या है, ईमानदारी के साथ पढ़े हो बताओ। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है बेटा, प्रीवियस ईयर है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। सारे क्वेश्चन ध्यान से देना। मैं अंतिम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, वहां से भी आपको करते जाना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बेटा? क्या भीमराव अंबेडकर हैं, रामविलास शर्मा हैं, गुणाकर मूले हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? ये सब बेटा भी आगे पढ़ाऊंगा। ये नागरी लिपि लिखे हैं, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं ये लिखे हैं, रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन लिखे हैं, अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 5, अध्याय नंबर 4, लेकिन अध्याय नंबर 1 भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। सारा सिलेबसवा दिमाग पे एकदम गूंज रहा है, सब कुछ दिमाग पे एकदम आ गया है। चलो भाई पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण। चलो क्या कहते हैं, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो मैंने बताया था ना बाबू, हिंदी रूपांतरण किसने किया था? मैंने बताया था ददई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव। कौन किया था बेटा? लल्लन सिंह यादव। बताओ, जो बच्चा ईमानदारी के साथ पढ़ा होगा वो मजा आ रहा होगा। और जरा नंबरिंग डाल के बताना, 2 का जैसे 2 का अगर ए है तो ए कर देना ना, तो भाई क्या होगा? ललई सिंह यादव होगा। ये आपका राइट आंसर है। चलो भाई मजा आ रहा होगा, एकदम लगे रहो। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था भाई? किसने कहा था कि एक अच्छा समाज वही है जहां पे स्वतंत्रता हो, जहां पे समानता हो, जहां पे भाईचारा हो? वो किसने कहा था बेटा? वो तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। मजा आ रहा है बेटा ना? बताओ, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है तो 3/3 आपके आ गए होंगे। और जब इतनी खुशी अभी आपको मिल रही है, सोचो जिस दिन रिजल्ट आए कितना खुशी मिलेगी। जिस दिन आपका रिजल्ट स्टेट रैंक में होगा, डिस्ट्रिक्ट रैंक में होगा, कितना अच्छा लगेगा ना। महसूस करो बेटा, उस दिन के लिए पढ़ो, ठीक है। खुशियां रोज नहीं मिलती हैं। चलो, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? भाई जहां पे कास्ट की बात है, कास्ट मतलब जात की बात है, जाति के बारे में कौन लिखा है भाई? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, जाति के बारे में लिखे हैं भीमराव अंबेडकर।
भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और देखो कितना अच्छे बच्चे हैं, कितना आप लोग मानते हो यार। मैंने कहा नंबरिंग डाल के बताओ, बच्चे बता रहे हैं नंबरिंग डाल के, सब 4 का भी, 3 का भी, ऐसे। यही चाहिए बेटा। अगर आपने विश्वास जताया है तो हमारी एक एक बातों को मानो आप, ठीक है बेटा, क्योंकि आस्था ही पत्थर में भगवान बना देती है। चलो बेटा, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? देखो सारे क्वेश्चन मैंने लेखक के बारे में कराया था, लेखक के बारे में मैंने सारे क्वेश्चन कराया था आपको। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था बेटा? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशन सकपाल, राधे श्याम सकपाल। मैंने केवल 2 स्लाइड आपको पढ़ाया लेखक के बारे में, और आप देख रहे होंगे ना सारे क्वेश्चन आपके मिल जा रहे हैं। थोड़ा पानी पिला देना हमको भी भाई, लगातार कंटिन्यू बोल रहा हूँ। बाबू आप लोग भी पानी उन्हें पी लीजिए, पीना हो तो। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, और अगर चीजें पसंद आ रही हो, 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही हुए हो तो एक बार दिल वाला इमोजी भेजना, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। पिता का नाम क्या था बेटा? आप बताओगे रामजी सकपाल। और सबका आंसर भी आ रहा है। सिंपल जी हैं, सोहरे जी हैं, सपना जी हैं। बहुत बढ़िया भाई। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? भाई एक बार मैं चाहूंगा कि भाई 20 बच्चों की और कमी है, और ये संख्या भाई क्या हो जाए भाई, थोड़ा सा मामला और सेट हो जाए। 20 बच्चे अगर और आ जाए ना, आप लोग शेयर कर दो तो एक हमको आज और खुशी मिलेगी देख करके कि मेरे इतने साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 20 बच्चों की कमी है बेटा, ये प्यार दे दीजिए अपना, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन भी जो आगे मैं कराऊंगा, 20 बच्चों को भाई फटाफट बढ़ा दो। और आप लोग, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? जो समाज में पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं जो कार्य को निपुणता लाना है, कार्य को कुशलता मतलब अच्छे ढंग से करवाना है, कार्य को अच्छे ढंग से अगर करवाना है तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस कार्य को बांट दीजिए, कि धन को बांट दीजिए, कि लोगों को बांट दीजिए, कि जाति को बांट दीजिए। भाई कार्य को अच्छे ढंग से कराना है तो उनके श्रम विभाजन, कार्य को बांट दीजिए। वो कहते हैं कार्य को बांट दीजिए। चल भैया, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कैसी कारण बनी हुई है? क्या प्रत्यक्ष कारण है कि प्रमुख कारण है, या दोनों है या कोई नहीं है? ये बताओ। मजा तो आ रहा होगा भाई, मजा तो आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि आपने पढ़ा है ईमानदारी से। अब इस पार्ट को दोबारा मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप हमको फॉलो किए हो, मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा गोधूली, जैसे जैसे मैं गद्य खंड पढ़ाऊंगा, जैसे काव्य खंड पढ़ाऊंगा, कब हमको वर्णिका पढ़ाना है, कब व्याकरण पढ़ाना है, क्योंकि हमको भाई आपको मई महीने से ही आपको हमको मंथली एग्जाम में टॉपर्स बनाने चलता है। मंथली एग्जाम से ही हमको आपको आपके विद्यालय में टॉपर्स बनवाना है। तो हमको अपने हिसाब से पढ़ाने दीजिएगा। और आईएफ की क्लास में आप जो जरूर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। 299 रुपए बेटा 1 साल के लिए है। नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, चूक मत जाना बच्चों, ठीक है, क्योंकि मेरा सपना है बेटा आप जब खुशियां हमको मिलेंगी। चलो, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? बताओ, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, अच्छा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंदुर के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। मैंने एक कहानी भी आपको बताया था, याद होगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भाई दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्या बेटा आप हमको खुशियां दे पाए क्या? मैंने कहा था बेटा एक बार आप लोग शेयर कर दो बेटा, आप लोग उस संख्या नहीं पहुंचा पाए 20+ वाली, ठीक है। लाइक तो आप कर दिए लेकिन वो संख्या आप लोग नहीं पहुंचा पाए बेटा। चलो, आप लोगों के ऊपर है बेटा। मैं हमेशा कहता हूं कि अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार आपके हाथों में,
है जीत तुम्हारी हाथों में। प्यारे बच्चों, अगर चाहिएगा तो जिता देना और चाहोगे तो हरा दोगे बेटा, सब कुछ आपके ऊपर है जीत तुम्हारी हाथों में, है हार तुम्हारी हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। चलो बच्चों, अब आप लोगों के ऊपर है सब कुछ, आगे चलते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था बेटा? ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, दलित में, कायस्थ में? किस परिवार में हुआ था अंबेडकर का जन्म बेटा? मैंने बताया आपको, ये दलित परिवार में हुए थे। आगे चलो, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किसे कहा जाता है? मैंने बताया संविधान का निर्माता कौन है बेटा? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। कौन है भैया भारतीय संविधान के निर्माता? कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं भाई, भीमराव अंबेडकर जी हैं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा। भाई फटाफट एक बार शेयर करो बेटा, एक बार शेयर करो लल्ला, अच्छा लगेगा। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? बेटा मैं 20 सेकंड देता हूं आप लोगों को, शेयर भी एक बार फटाफट ग्रुप में कर दो बेटा, और इसका जवाब भी आपको देना है। चलो, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया। भाई कास्ट की बात कर दिए तब भी होगा। द अनटचेबल, हु आर दे? अनटचेबल मतलब है कह सकते हैं छुआछूत वाली बात। शूद्रास, भाई शूद्र परिवार से ऐसा कह सकते हैं इनमें से सभी, इनमें से सभी बेटा, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अंबेडकर चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे बेटा? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे। कौन थे बेटा? भाई किसे अंबेडकर किसे फॉलो करते थे? बुद्ध को करते थे, कबीर को करते थे, ज्योतिबा फूले को करते थे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं बच्चा, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं बाबू, ठीक है। चलो, इनमें से सभी। जो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था बेटा? मैंने बताया था ना, जाति पाति के बारे में मैंने समझाया बेटा 1936 में, 1936 में, ये राइट कर लेना। 14 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? मृत्यु बेटा 56 में, 57 में, 58 में, 59 में। सारे क्वेश्चन जो बच्चों ने पढ़ा होगा ईमानदारी के साथ किए होंगे, ये होगा बेटा। और आज का बेटा ये 55 नंबर, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रहा हूं बेटा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए थे? इटली गए थे, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया गए थे बेटा। ये आपको बताना है होमवर्क। ये क्या है बाबू? होमवर्क है, हर बच्चा करेगा, हर बच्चा जवाब देगा बेटा। क्योंकि बेटा अगर आप हमको फॉलो करते हैं, आप हमको मानते हैं, जैसे जैसे मैं कहूं लल्ला वैसे वैसे आपको करना है, तभी मैं आपको स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनवा पाऊंगा, ठीक है। जब वीडियो समाप्त हो जाए कमेंट बॉक्स में आके अस्थायी रूप से बताइएगा कि आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया ना, कैसा लगा आपको, ये जरूर बताइएगा बेटा। और ये बेटा क्या चल रहा है? स्पेशल ऑफर चल रहा है 299 रुपए में। क्या बेटा? 299 रुपए में ये नवरात्रि का बेटा स्पेशल ऑफर चल रहा है। बैच को बेटा ले लीजिएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि क्या भैया, भाग्य पे टिके लोग उतना ही पाते हैं जितना मेहनत करने वाले लोग छोड़ देते हैं। क्लास की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़े। बोर्ड टॉपर्स दीपक सर बेटा करोगे टेलीग्राम पे, ये आपको मिल जाएगा। फ्री क्लास के लिए ऐप डाउनलोड करें, फ्री क्लास के लिए ऐप डाउनलोड करें। ऐप क्या है? बोर्ड टॉपर्स ऑफिशियल, बोर्ड टॉपर्स ऑफिशियल ये अपना ऐप है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड टॉपर्स ऑफिशियल ये अपना ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं। बात समझ पा रहे होंगे, बात को जान पा रहे होंगे बच्चों। तो ये सारी बातें थी, लेकिन बेटा इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर देना। जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहेंगे बेटा हमारे, तो विपिन सर हिंदी ये बेटा इंस्टाग्राम आईडी है। यहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं बाबू, हमसे बातचीत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है बाबू। तो उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होंगी और आप लोग जवाब देकर जरूर जाओगे, क्लास के बारे में जरूर अपना फीडबैक दोगे, विपिन सर को प्यार करते होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।